डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस या इंडियन पॉलिटी कह लीजिए, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईआर के साथ में सबसे ज्यादा यदि आपको क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ 100 एमए एंट्रेंस टेस्ट में या इवन यूजीसी नेट में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस पे रहते हैं। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, जो पास्ट ईयर्स पेपर्स हैं उसको उसको फिर जारी रखेंगे इस एमसीक्यू डिस्कशन के बाद, थीम वाइज डिस्कशन। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स पे। सो लेट अस स्टार्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कोशिश किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन करीब 40 के आसपास, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ी टिप्स और आपको हिंट भी देने वाला हूं कि कैसे आप इस सेगमेंट की तैयारी करें, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक अवेलेबल नहीं होती है। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करें, ये आइडिया कि ये कैसे आप इस पीपीटी को यूज करें, ये पूरी सारी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन लिस्ट नहीं है जो आपके एग्जाम में आएंगी। बस इसको पढ़ लीजिए और उससे हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है 40-50 क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को कवर करना, क्योंकि इसका रेंज अनलिमिटेड है। कोई भी आर्बिट क्वेश्चन पूछा सकता है। मैंने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर थीम वाइज दिया है, हर थीम से एक एक दो दो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन दिया है, जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ें और उस थीम को जो है याद करके कर लें। और कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरह से इस पीपीटी को आपको यूज करना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। सबसे पहला है कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है। मान लीजिए राष्ट्रपति को रिजाइन करना है, तो वो किसको सौंपेगा। एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। क्या वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है, या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, या प्राइम मिनिस्टर को। आप सोच सकते हैं, आप में से कई को पता होगा कि वो अपने रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। तो इसका सही आंसर है ए। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी उस समय नहीं है, हो सकता है उनका डेथ हो गया हो, कोई चार्ज में ना हो, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो, बीमार हो, तो वैसे में जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे। तो वैसे में वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी उस समय अवेलेबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, चीफ जस्टिस भी नहीं है, तो वो सबसे सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट को होगा उसको वो रेजिग्नेशन सौंपेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। What kind of majority is required to pass resolution for president's impeachment? आपको पता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है इंडिया में, बहुत टफ प्रोसीजर होती है। उसका पूरा आप पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पर्टिकुलर आर्टिकल है उसके तहत। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। क्या 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से रिजोल्यूशन पास होती है दोनों हाउस में, या 3/4 टोटल मेंबर प्रेजेंट से होती है, या मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो थर्ड है, इसको हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। यही बेसिकली ये जो है स्पेशल मेजोरिटी है। तो स्पेशल मेजोरिटी का मायने ही यही होता है। और ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि जब हम कहते हैं कि स्पेशल, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, उसका मतलब होता है कि मान लीजिए हाउस में जो है 100 मेंबर हैं, तो 50 से अधिक, मतलब 51 तो जरूर होना चाहिए, और जितने प्रेजेंट हैं उसका टू थर्ड होना चाहिए। मान लीजिए 80 प्रेजेंट है, तो 80 का जो 2/3 है वो जो है होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब मैच करता है तो उसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। तो क्या स्पेशल मेजोरिटी से इनका इम्पीचमेंट होता है, या 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सीधा मान लीजिए कि यदि 100 है तो 67 चाहिए, ये 2/3 से अधिक हो गया एक। तो ये चारों में से क्या है, आपको ये जानना चाहिए कि केवल प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ही एक ऐसा मसला है जिसमें कि इतना हाई चाहिए। ये स्पेशल मेजोरिटी से भी हाई है, आप इसको देख सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में तो केवल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस चाहिए और 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जबकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है। जो लोग वोट करते हैं वो 2/3 होना चाहिए। यानी समझिए, मान लीजिए कि 68 लोग केवल जो हैं वो प्रेजेंट हैं 100 मेंबर के हाउस में, तो उसमें से 67 जो है ना, उसको पास करना होगा, तभी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप हो। इससे मतलब नहीं है कि जो प्रेजेंट है उसका 2/3 ले लेंगे। इसलिए सही आंसर है डी, और ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं इसके बारे में, लेकिन इससे कई क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि निकल के आता है, जिस 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू हुम द सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, यदि उसको अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किसको देगा? तो वो जो है, आप इसमें से देख लीजिए। आपको लगता होगा कि चीफ जस्टिस को देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपना जो है प्रेसिडेंट को देगा। इनफैक्ट चीफ जस्टिस भी अपना प्रेसिडेंट को ही देगा, और कोई जज भी प्रेसिडेंट को देगा, यहां तक कि हाई कोर्ट का भी जज प्रेसिडेंट को देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट जो है, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, वो प्रेसिडेंट करता है, चीफ जस्टिस नहीं करता है। इसीलिए जो जो आपको अपॉइंट कर रहा है, आप अपना रेजिग्नेशन उसको सौंपते हैं। तो प्रेसिडेंट है, आपको उसने अपॉइंट किया, इसलिए प्रेसिडेंट को आप सौंपते हैं। केवल प्रेसिडेंट के केस में प्रॉब्लम है कि चूंकि वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद है, और किसको वो कर सकता है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। इसलिए सही आंसर है इसमें सी। आप इसमें कंफ्यूज होके कई लोग चीफ जस्टिस मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय द प्रेसिडेंट बाय ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब इस कलर पे मत जाइए, ये कोई इसके मायने नहीं है, मैं उसको एडिट नहीं कर पाया हूं। तो मतलब अब यहाँ पे एक फ्रेज है, बाय द प्रेसिडेंट बाय ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब उनके खुद हाथ से साइन किया हुआ और मोहर लगा हुआ अपॉइंटमेंट लेटर किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए इशू होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर है, मेंबर ऑफ यूपीएससीज हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि केवल 3 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं इंडिया में जिनका अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को खुद साइन करना पड़ता है। बाकी और सारे जो अपॉइंटमेंट इंडिया में होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन कोई छोटा ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी लेवल का उसको ऑर्डर को इशू कर सकता है। केवल इन 3 केसेस में जो है वो प्रेसिडेंट के अपने साइन और सील से इशू होता है। इसलिए सही आंसर इसमें है कौन? मेंबर ऑफ यूपीएससी, जिसका कि नहीं इससे नाता है, इसलिए सही आंसर है डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द ओथ और एफर्मेशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ट्रिविया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिविया, मतलब कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो जानना चाहिए। अब आर्टिकल 60 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि प्रेसिडेंट ओथ और अफर्मेशन जो लेगा वो ये सब बोलेगा। आप आर्टिकल 60 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये सब वो लिखेगा। वो कहेगा कि आई टेक द ओथ टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए सही आंसर है डी। इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि उसको ओथ दिलाता कौन है प्रेसिडेंट को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। यदि उस समय में सीजीआई नहीं हो तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो एडमिनिस्टर कराएगा ओथ प्रेसिडेंट को। आपने देखा होगा टीवी पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ एडमिनिस्टर करा रहे हैं। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन कराता है, तो वो गवर्नर करवाते हैं, लाइक दैट। अभी हाल में 2 साल पहले सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जिसने कि जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको अमेंड किया। इनफैक्ट ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट को अमेंड किया गया, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये एक और क्वेश्चन है। तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि उसमें कहा गया कि कुछ कंट्री से जो लोग आएंगे इंडिया में, यदि उनको रिलीजियस बेसिस पे परसिक्यूट किया गया हो। परसिक्यूशन मतलब क्या होता है कि आप किसी रिलीजन को मानते हैं केवल इसलिए, यदि आपको प्रताड़ित किया जाए, तो वैसे लोग जो हैं इंडिया में सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो वो कौन 3 कंट्री या 4 कंट्री हैं जिनके सिटीजन को ये फैसिलिटी दी गई है सीए के द्वारा? अब इसमें बहुत सारे हैं, मैं टाइम को बचाने के लिए आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इन सब पढ़ के। केवल 3 कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो सही आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको यह भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इन पीपल का कौन सा रिलीजन होना चाहिए, तो उसमें 5 रिलीजन केवल है, और उसमें चूंकि इस्लाम नहीं था उसके चलते इतने सारे जो हैं उसमें विवाद हुए और लोग कोर्ट में भी गए और आंदोलन हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव किया जा रहा है सिटीजनशिप देने में जो लोग बाहर से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 फार्म लॉज इनेक्टेड इन 2020। ये भी एक करंट इवेंट का क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से। आपको पता है कि किसान जो है लगातार 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। 3 राज्य के किसान बेसिकली इसमें ज्यादा भाग लेते हैं, पंजाब, हरियाणा और खास करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब ये है कि ये जो 3 लॉ, जो 3 कृषि कानून हैं,
वो इसमें से एक नहीं है। ऑफ कोर्स 4 में से 3 होगा, एक नहीं होगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए। और ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फार्म लॉ है उसका ऑफिशियल नेम क्या है। तो एक बार आपको देखना सही रहेगा कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट ये है। देन फार्मर एम्पावरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को मॉडिफाई किया गया है, अमेंड किया गया है, मतलब एक तरह से लिबरल बनाया गया है। लेकिन ये नहीं है। ये जो है मैंने कल भरमाने के लिए आपको दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई जिक्र ही नहीं है। और अब जो है जो फार्मर है वो एजिटेट इसी के लिए कर रहे हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गारंटी कीजिए, चाहे हमारा अनाज कोई भी खरीदे, सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट ट्रेडर खरीदे। और इन सब पे भी विवाद हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सही आंसर है डी, द ओनली इंडियन पीएम हु नेवर फेस द पार्लियामेंट टू ऑब्टेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एक ट्रिविया, अगेन ट्रिविया मतलब क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि क्विज में पूछा जाता है। अब केवल इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने कभी लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता ही नहीं। और वो प्राइम मिनिस्टर बिना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के रहे, कुछ महीने ही रहे, और फिर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। और इसके एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सेम प्राइम मिनिस्टर, जबकि उनको लोकसभा का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, और प्रेसिडेंट ने भंग कर दिया। ये एक अलग विवाद का विषय बन गया। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे, और जिस प्राइम मिनिस्टर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। तो सही आंसर है सी। अब हुआ ये था कि चौधरी चरण सिंह 79 में प्राइम मिनिस्टर बने थे इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से। ये भी कैसा आयरनी है, क्योंकि इंदिरा गांधी को हरा के जनता पार्टी बनी थी, उसका एक टूटा हुआ फैक्शन जो है चौधरी चरण सिंह चलाते थे। बहुत ज्यादा लोग उसमें मेंबर नहीं थे, फिर भी इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिसको बहुत सारा संख्या थी 150 से ज्यादा, उसने उसको सपोर्ट किया और उनकी सरकार बन गई। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साबित करते, इंदिरा गांधी ने उनसे सपोर्ट खींच लिया, और उसके चलते उनकी सरकार गिर गई। और फिर 1980 का इलेक्शन हुआ, उसमें इंदिरा गांधी बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से फिर से विजयी हुई। तो वो चौधरी चरण सिंह थे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसे ट्रिविया आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैचिंग क्वेश्चन जो होती है, एक के बदले चार, मतलब समझिए क्वेश्चन इसमें मिला हुआ होता है। मैं अलग अलग भी पूछ सकता था कि कौन सा केस है, कौन सा लैंडमार्क केस है जिसको कि जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, चार क्वेश्चन, लेकिन उसको मैंने कंबाइन किया है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ जो है लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, दूसरी तरफ उसका जो असर हुआ इंडियन पॉलिटी पे वो है केशवानंदन भारती केस। जो है वो क्या किया उसने, तो उसने क्या किया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो उस केस से आई, 1973 में ये केस आई थी। और उसमें जो है ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट का जो अधिकार है अमेंड करने का, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। वो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींच दी, और कभी ठीक से बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन जैसे फेडरलिज्म है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो उसको कहा गया कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। 13-14 चीजें जो है वो भी आपको जानना चाहिए। गोलकनाथ केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने वीडियो में इसको पढ़ाया भी है। गोलकनाथ केस से ही कहानी एक तरह से शुरू हुई थी बिटवीन पार्लियामेंट और, या गवर्नमेंट का लीजिए, गवर्नमेंट पार्लियामेंट एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, एक लंबी लड़ाई, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई, जो कि केशवानंदा भारती केस में आकर के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में बदल गई। गोलकनाथ केस में जो है एकदम साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का अधिकार ही नहीं है पार्लियामेंट को, एकदम बिल्कुल नहीं है। तो इस पे मतलब काफी हंगामा मचा था कि पार्लियामेंट की राइट लिमिटेड कर दी गई। तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो है 25th अमेंडमेंट लेकर के आया। उन्होंने इस केस को नलिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि फंडामेंटल राइट को हम अमेंड करते हैं तो मतलब यदि हम डायरेक्टिव डीपीएसपी को लाने के लिए यदि फंडामेंटल राइट यदि बाधित होता है, वायलेट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके आड़े नहीं आ सकती। इस टाइप की लड़ाई शुरू हुई, और फिर जो अंत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में बदल गई। तो गोलकनाथ केस, मिनरवा मिल केस जो है, ये गोलकनाथ केस मेरे हिसाब से 1971 में आया था या 70 में। मिनरवा मिल केस 1980 में आया था। यहाँ पे आकर के जो है फाइनलिटी हो गई कि लिमिटेड अमेंडमेंट राइट है पार्लियामेंट को। मिनरवा मिल केस में साफ साफ कह दिया गया कि भाई आप अमेंड तो कर सकते हैं,
कोई भी आर्टिकल को कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट को भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल ने एक और बात कह दी कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी 39A और 39B और 39C, ये जो कि बेसिकली सोशल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, सोशल कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, मतलब सोसाइटी खुद नेशनलाइज कर ले टाइप का, और या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, उससे रिलेटेड जो डीपीएसपी है, ये यदि इसके लिए कोई एक्ट पास किया जाता है तो फंडामेंटल राइट का जो 14 एंड 19 है, मतलब राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, वो यदि बाधित भी होता है, मतलब वायलेट भी होता है, तब भी ये बना रहेगा। तो एक तरह से उन्होंने 39BC को फंडामेंटल राइट 14-19 के ऊपर रख दिया। मिनर्वा मिल केस में आके ये सेटल्ड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एसआर बोमई केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। उसमें ये हुआ था, एसआर बोमई चीफ मिनिस्टर थे, परहैप्स कर्नाटका के थे, उनको आर्टिकल 356 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया था, जो कि सैकड़ों बार किया गया है इंडिया में, मिसयूज एक तरह से कह लीजिए। आर्टिकल 356 पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा था। उनको अंबेडकर जी ने इसको सेफ्टी वाल्व कहा था, और अंबेडकर जी ने ये भी कहा था कि अरे ये तो एक डेड हॉर्स है, इसको नहीं यूज किया जाएगा, कभी कभार यूज किया जाएगा। उनकी जो ये बात थी वो गलत साबित हुई, उसका ऐसा मिसयूज हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, जो एक नायाब नमूना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आप यूज या मिसयूज कर सकते हैं। उसको सैकड़ों बार जो है स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी ग्राउंड पे डिसमिस किया गया है, चाहे जो भी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एट विल किया, और हर पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, जनता पार्टी ने, ऑल। तो एसआर बोमई जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लैंडमार्क जजमेंट दिया, ये कहा कि बहुत हो गया, ये आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है, अब ये जुडिशियल स्क्रूटनी में होगी। उन्होंने बहुत सारे पैमाने बनाए, और उसके बाद से बहुत कम यूज होने लगा आर्टिकल 356 का। तो ये एसआर बोमई केस है, तो इसको आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं जो मैं कहना चाहता था, कि अब मैंने 4 केस दिया लैंडमार्क, आपको इफेक्ट बताया, इससे 4 5 6 7 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन ये अंत नहीं है, ऐसे कम से कम 25 केसेस हैं जो आपको याद रहना चाहिए। तो आप इस थ्रेड को पकड़ के आप उस 25 केस को नेट पे खोज लीजिए, किसी किताब में देख लीजिए, या मेरे एग्जामिनेशन गाइड में देख लीजिए, और उसको रट लीजिए। तो रट लीजिए, समझ भी लीजिए, तो उससे आपका जो है काम हो जाएगा। इस केवल 4 से नहीं होगा। Which one of the following DPSP is valid even if it violates, ये तो मैंने बता दिया कि 14-19 को वायलेट करने पे भी जो है बोथ A एंड B इसका सही आंसर है। मतलब आर्टिकल 39B और 39C। 39B कहता है सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, 39C कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये दोनों के लिए यदि कोई एक्ट बनाया जाता है वो फिर भी वैलिड होगा, इवन इफ यदि 14-19 आर्टिकल को, जो फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट करे। अगेन ये एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, मैंने 4 कमिटी लिया है और उसके इशू क्या है। ऐसे 25 कमिटी आपको पता होने चाहिए, 20 से 25 कमिटी। ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है, जस्ट आपको एक हिंट है कि आपको कमिटी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन कमिटी है। सांतानाम कमिटी है, सादिक इकबाल कमिटी है, सच्चर कमिटी, रामनंदन कमिटी है। बहुत सारे का नाम भी आपने नहीं सुना होगा ऑफ कोर्स। सांतानाम कमिटी जो है वो एंटी करप्शन की कमिटी थी। सादिक इकबाल कमेटी बहुत ही ऑब्सक्योर है। पंचायती राज पे आपको जो फेमस कमेटी है वो अशोक मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, GV के राव कमेटी है। इसके अलावा एक दो और कमेटी है जो कि आपको जानना चाहिए, जो पंचायती राज पे है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन जो सबसे लीस्ट फेमस है, ऑब्सक्योर है, वो सादिक इकबाल कमेटी है, लेकिन ये भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे ही थी। एंड सच्चर कमेटी बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। एकमात्र कमेटी थी जो मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया में, इंडियन मुस्लिम, उसकी जो समस्याएं हैं सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल, उस पे थी। उन्होंने काफी सारी चीजें कही। सच्चर कमेटी ने यहां तक कहा कि मुस्लिमों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है इंडिया में, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। उसमें पॉपुलेशन पे भी उन्होंने कहा था कि ये जो मिथ है कि वो इतने ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि वो हिंदुओं को एक समय में वो के बराबर आ जाएंगे, उसमें भी काफी चीजें उन्होंने कहा, कई कई चीज। रामनंदन कमेटी रिपोर्ट, ये भी बहुत ऑब्सक्योर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी बैठी थी 92 या 93 में।
जहाँ की क्रीमी लेयर जो है ओबीसी रिजर्वेशन में, जो कि ये था कि एक पर्टिकुलर इनकम से कम वाले ही ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा 27%, उसके लिए रामनंदन कमेटी, ये जस्टिस थे, जस्टिस रामनंदन कमेटी बनाई गई थी। तो ये सीधा सीधा मैच है। ऐसा कई क्वेश्चन पूछा सकता है जिसमें कि मैचिंग सीधा हो, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगेन ये एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, मतलब ये कि इसका थ्रेड पकड़ के आप बहुत सारे और कमेटी का नाम याद कर लीजिए किसी भी सोर्स से। मेरे एग्जाम गाइड में भी काफी मैंने दिया है, कम से कम 15-20। अब यहाँ पे कमीशन है, कमीशन, वहां पे कमेटी थी, यहाँ पे कमीशन कमेटी मिला हुआ, ज्यादा जो है वो कमीशन है। कमीशन कमेटी में फर्क क्या होता है कि कमेटी जो है वो नॉन जुडिशियल में चेयरमैन भी हो सकते हैं। कमीशन जनरली जो है जजेस के अध्यक्षता में बनाए जाते हैं थोड़े ज्यादा सीरियस इशू के लिए। अब शाह कमीशन जो है वो क्यों बनी थी देख लीजिए। श्री कृष्णा कमेटी, श्री कृष्णा कमेटी जो है तीन तीन बार बन चुकी है। एक बार मुंबई राइट्स के लिए, एक बार अभी हाल में डेटा प्राइवेसी के लिए, एक बार तेलंगाना स्टेट बनने के लिए। तो श्री कृष्णा अभी भी वो बहुत एक्टिव है। ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के 5 साल तक, वो काफी कमेटी में रहे। 3 कमेटी तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो टक्कर कमीशन जो है वो क्यों था, जेएस वर्मा कमीशन, जेएस वर्मा भी बहुत फेमस थे जस्टिस। अब शाह कमीशन जो है वो जो है इमरजेंसी में जो एक्सेसेस हुए थे उसके लिए शाह कमीशन बनाया गया था। तो शाह कमीशन जो है वो 1977 में इमरजेंसी के एक्सेसेस के लिए बनाई गई थी, जो ये देख रही थी कि मतलब उसमें इंदिरा गांधी को इम्प्लीकेट करने की एक तरह की जनता पार्टी की एक कवायद थी, जो एक्चुअली हो नहीं पाया। श्री कृष्णा कमेटी जैसा मैंने आपको बताया तीन तीन बार बनी है। यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन है, जिसपे अभी एक बिल भी पेंडिंग है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोगों के डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर के है। ठक्कर या टक्कर कमीशन या थाकर कमीशन कह सकते हैं, ये इंदिरा गांधी की जो एसेसिनेशन हुई थी, हत्या हुई थी, उसकी इंक्वायरी के लिए बनाया गया था। और जो एक बच गया आप समझ सकते हैं, ये राजीव गांधी के एसेसिनेशन की इंक्वायरी के लिए जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन बनाया गया था। अगेन इस तरह के 15-20 कमीशन आपको पता होना चाहिए। तो दोनों जो है रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, इसका थ्रेड पकड़ के आप आगे बढ़ जाइए, आपको बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लेकिन केवल इससे पढ़ के आप सोचेंगे कि यही आ जाए, ये संभव नहीं है। अगेन एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है। इस टाइप के जो ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सेना करती है उस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति है, पराक्रम है, ब्रास ट्रैक्स है और स्माइलिंग बुद्धा है। अब देखिए इस ऑपरेशन शक्ति जो है वो 1998 में जो पोखरण एटॉमिक एक्सप्लोजन सेकेंड हुआ था वाजपेयी जी के टाइम में, उसका ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और इंदिरा गांधी ने जो किया था उसको स्माइलिंग बुद्धा, काफी एक, चूंकि इसका नेम बहुत पिकुलियर है इसलिए सिविल सर्विसेज में काफी सालों तक पूछा गया है स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन शक्ति उतना ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पराक्रम और ब्रास टैक्स, तो ये ब्रास ट्रैक्स जो है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है ये काफी बड़ा एक आर्मी का एक्सरसाइज था, मिलिट्री एक्सरसाइज। उसको एक ऑफेंसिव भी वे में आप देख सकते हैं ब्रास टैक्स। और पराक्रम जो है जब हमारे पार्लियामेंट पे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हुए ने अटैक कर दिया, तो उसके बाद एक तरह का एक जो है ऑपरेशन, मतलब एक अगेन एक ऑफेंसिव जो बिल्टअप होती है, जो कि मतलब जैसे कि टेंशन बढ़ती है बॉर्डर पे, वो जो है ऑपरेशन पराक्रम किया गया था। अब आइए नेक्स्ट देखिए, ये भी रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 4 शेड्यूल लिए हैं, ये रिलेटेड है। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-4-4 करके। तो या अलग अलग भी 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई शेड्यूल 3 का क्या एरिया है, क्या सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको 12 ही शेड्यूल जो है पता होना चाहिए, कहीं से भी आप देख लीजिए। तो शेड्यूल 3 जो है वो, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, क्या क्या बोलना है प्रेसिडेंट को, गवर्नर, पीएम, ये लोग क्या ओथ लेते हैं, उसकी फॉर्म यहाँ पे है। शेड्यूल 11 जो है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। शेड्यूल 12 उससे उसका काउंटर पार्ट कर लीजिए, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। और अष्टम सूची आपने हिंदी में पढ़ा होगा, शेड्यूल 8, मतलब उसमें 22 रिकॉग्नाइज जो लैंग्वेज हैं, हिंदी और इसके अलावा मराठी, गुजराती और ऑल मैथिली एंड अदर्स। तो ये सारे जो है शेड्यूल 8 में है। तो इस तरह से आप जो है, जैसे शेड्यूल 10 जो है एंटी डिफेक्शन है। सो शेड्यूल 5-6 जो है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। शेड्यूल 7 जो है वो यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है उसका बंटवारा है। इस टाइप से आपको याद रखना चाहिए। कुछ कुछ शेड्यूल तो एकदम याद रखना चाहिए। शेड्यूल 7 है, 9th शेड्यूल है जहां पे कि लैंड रिफॉर्म एंड अदर एक्ट्स रखे गए, खास करके लैंड रिफॉर्म जो कि पहले नॉन जुडिशियल था, जुडिशिएबल था, जुडिफिएबल कर लीजिए,
मतलब कि जुडिशियल स्क्रूटनी से जिसको कि अलग रखा गया था 9 शेड्यूल को, बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया। तो 9 शेड्यूल हो गया, 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, राजीव गांधी लेके आए थे। 8 शेड्यूल में जो है वो 22 लैंग्वेज है। शेड्यूल 11 12 जो है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है। तो इस तरह के शेड्यूल को 5 6 जो है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना चाहिए। ये भी रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, आर कह लीजिए आप, ये सब सब आर क्वेश्चन है। मैंने अधिकतर आर क्वेश्चन जुटाए। रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन मतलब इसका थ्रेड लेकर के आप आगे बढ़िए, ये अपने आप में केवल इसको याद करने से नहीं होगा। ये भी अनदर एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, आर्टिकल्स। अब देखिए बहुत सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए कि उसका क्या है, इसलिए इसलिए मैंने जो है यहाँ दो क्वेश्चन सीधा सीधा दे दिया है। यदि आप देखेंगे आर्टिकल 148, जबकि दो क्वेश्चन से भी आपका काम नहीं बनता है, एटलीस्ट आपको जो है 25 अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता होने चाहिए कि क्या है वो। जैसे 148 आर्टिकल जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, सीएजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना। 76 उतना ही इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही जो है वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, वोट नहीं डाल सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हुए भी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। सीएजी से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जिसके कि प्रेसिडेंट के सील एंड वारंट एंड पर्सनल साइन से उसका अपॉइंटमेंट इशू होता है। आपने देखा कि सीएजी है, गवर्नर है और जजेज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो है प्रेसिडेंट के वारंट सील से इशू होता है, वो अनदर क्वेश्चन है। 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में है, इलेक्शन कैसे करवाया जाए सारा रूल उसमें लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और 153 जो हो गवर्नर जो स्टेट में होते हैं उनके बारे में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आर्टिकल 368 आपको पूरा पता होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में है। 124 जो है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज अपॉइंट होंगे, कितने जजेज होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह लीजिए। 356 तो मैंने अभी बताया कि स्टेट में कैसे इमरजेंसी लगा दी जाती है सेंटर द्वारा, जिसका सैकड़ों बार यूज या मिसयूज जो भी कह लीजिए हुआ है। एंड 352 जो है नेशनल इमरजेंसी है। तो यहाँ दो इमरजेंसी तो आपने देख लिया, 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो 360 फाइनेंशियल, 356 नेशनल इमरजेंसी, 352 सॉरी 352 नेशनल इमरजेंसी एंड 356 स्टेट इमरजेंसी। ये सब आपको याद रखना चाहिए। मैं ये अगेन मैंने केवल 8 यहाँ पे दिया है, ऐसे 15-20 आपको पता होने चाहिए। अगेन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इसमें भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड आपको 15-20 फैक्ट पता होने चाहिए। एक फैक्ट तो यही है कि कौन कौन किस कमिटी के चेयरमैन थे। ये बहुत बच्चा टाइप का क्वेश्चन है लेकिन पूछते हैं ये। बहुत सारे कमिटी बनाए गए थे, उसमें सब कमिटी कह लीजिए। तो असेंबली में जैसे यूनियन पावर कमिटी जो है वो नेहरू जी इसको हेड करते थे। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन अंबेडकर जी थे, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष जो है पटेल थे, और स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वैसे भी चेयरमैन थे, इसलिए वो प्रेसिडेंट भी बने तो चेयरमैन। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, तब तक मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अनदर लीडर थे बिहार से, उनको बनाया गया था। तो ये क्विज क्वेश्चन बन जाता है कि कौन जो है वो एडहॉक या टेम्पोररी जो है चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो भी एक अनदर क्वेश्चन इससे निकल करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस के बारे में। इस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इसे पूछी जाती है। पहला तो यही क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है। तो एक तो अपने आप में एक क्वेश्चन हो गई, मैंने यहाँ दे दिया है इसका हिंट कि ये आर्टिकल 123 के तहत करते हैं। प्रेसिडेंट को पावर है, जब आइदर ऑफ द हाउस सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट जो है कोई भी एक्ट ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है प्रोमलगेट कर सकता है, मतलब ला सकता है। उसका वही असर होगा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होता है, यदि दोनों हाउस उसको पास करती और प्रेसिडेंट उसको असेंट देता, उसका वही रुतबा या वही उसका असर या इफेक्ट होता है। लेकिन वो वैलिड जो है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कितने समय के लिए वैलिड होता है, क्या वो 6 सप्ताह के लिए वैलिड होता है, या 6 महीने के लिए होता है, या इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, या 6 महीने 6 वीक के लिए होता है। सही आंसर है 6 महीने और 6 वीक। ऐसा क्यों होता है, देखिए 6 महीना 6 वीक क्यों है। दो हाउस जो है उसके बीच में मैक्सिमम जो पीरियड जो होता है जिसमें कि हाउस नहीं बैठ सकती है, वो 6 मंथ है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पे हाउस बैठी थी और अभी एडजॉर्न हुई है, तो या साइनेड आई हुई है, तो प्रेसिडेंट ने यहाँ ऑर्डिनेंस पास किया, तो वो 6 महीने तक वैलिड तो रहेगी ही। जब एक बार पार्लियामेंट बैठ जाएगी तो फिर वो 6 वीक के अंदर जो है उसको पार्लियामेंट को पास करना होगा, तब तक वो वैलिड रहेगी। यदि पार्लियामेंट ने उसको नहीं पास किया तो भी खत्म हो जाएगी, यदि उसको रिपील कर दिया तभी। तो टोटल में जो है 6 महीने 6 वीक तक ये वैलिड रहती है। सही आंसर है डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसमें बहुत लोग 6 महीने इसमें जो है टिक मार देंगे। ये 6 महीने 6 वीक। आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अभी 3 कृषि कानून भी ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए हैं, और बहुत सारे एक्ट जो हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आज इधर हाल के वर्षों में लाए गए हैं। आइए अगेन एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ फेमस कोट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगेन आप सोचते होंगे कि इस तरह क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा कोट्स नहीं है, अधिकतर जो है अंबेडकर के हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे दे दिया है अंबेडकर जी के कोट, में कुछ यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा, आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, आप और इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्स्ट है, लेकिन इसे कुछ ये भी निकालिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं तो आप समझिए कि क्या विद्वान लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है, उससे कुछ ज्ञान भी लीजिए। Constitution of India is federal in structure and unitary in spirit। ये जानते हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन 3 पार्ट में बटा हुआ है, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट। लेकिन जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है। सेंटर को काफी पावर है, डायरेक्शन दे सकता है, डिसमिस भी कर सकता है, आपने देखा है। और मतलब एक यूनिफाइड है जुडिशरी से लेकर के, और सर्विसेज एंड अदर्स, काफी मतलब सेंटर के पास में पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ये किसने कहा? ये केसी वेयर ने कहा, जिन्होंने काफी चीजें लिखा है इंडिया के बारे में। मैंने एक पूरा बुक का लिस्ट भी एग्जामिनेशन गाइड में दिया है इस तरह के ऑथर्स के बारे में, लाइक पॉल ब्रास, वेयर या ऑस्टिन या रुडोल्फ या पार्था चैटर्जी एंड मॉरिस जॉन्स एंड रजनी कोठारी इन ऑल। India's constitution was born more in fear and trepidation। fear मतलब भय और trepidation मतलब आशंका, than in hope and aspiration। इस टाइप की निगेटिव बातें जो है पॉल ब्रास ने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि गलत है। ये लाइन जरा सुनिए, कितना ब्यूटीफुल जो है। ये किसने कहा, इस पे बाद में आएंगे। However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad। कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यदि वो बुरे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बुरा होगा। कितना बुरा कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अच्छा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा। तो ये जो है बात अंबेडकर जी ने कही। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 356 जो है वो एक सेफ्टी वॉल्व है। उन्होंने ये भी कहा था कि आर्टिकल 356 एक डेड हॉर्स के जैसा है, जिसको कि कभी यूज नहीं किया जाएगा। वैसे उनकी ये जो कहना कथन जो है गलत साबित हुआ, उसका बहुत बार यूज हुआ, 100 टाइम्स यूज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सीमलेस वेब, तो एक ही बच जाता है, ये मिस्टर ऑस्टिन ने कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेयर राइट, देखिए बहुत ही बड़ी बात एक चीफ जस्टिस ने कही अभी के संदर्भ में, या जो भी इंडियन पॉलिटी है, या आप कहिए जनरल जो पॉलिटिक्स के बारे में। मेयर राइट टू चेंज द रूलर एवरी एवरी फ्यू ईयर बाय इटसेल्फ नीड नॉट बी ए गारंटी अगेंस्ट टिरेनी। किस चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा? मतलब ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के थ्रू जो हम एक्स से वाई को चेंज करते हैं एज आवर रूरल, मान लीजिए कि कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी, एक्स वाई जेड, तो उससे हम क्या करते हैं कि रूरल चेंज करते हैं, जो हम पे राज करते हैं उसको हम बदलते हैं। वो इटसेल्फ जो है उस रूरल के टिरेनी से हमें बचाने में सहायक नहीं हो सकता है। इस पे बहुत लोगों ने ये बात कही है, जेएस मिल से लेकर के और कई लोगों ने। तो ये किस जस्टिस ने ऐसी बात कही जिसपे कि काफी अभी डिस्कशन भी हो रही है? ये मैंने 4 जस्टिस का, चीफ जस्टिस का नाम दिया है जो अभी हाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। दीपक मिश्रा हैं, जस्टिस केहर हैं, जस्टिस रंजन गोगोई हैं, और जस्टिस एन वी रमन्ना हैं, जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये सही आंसर है डी, जस्टिस रमन्ना। उन्होंने इसी भाषण में एक और बात कही जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। द जुडिशियरी कैनॉट बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, और एल्स द रूल ऑफ लॉ वुड बिकम इल्यूजरी। मतलब कि वो एक तरह का मिर्ग मरीच का धोखा हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा रूल ऑफ लॉ। मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
ये जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, ये दोनों बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग ए मिनिस्टर मे रिमेन विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। अभी आज ही आपको पता है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को बदल दिया गया महज 3 महीने में ही। उसका कारण जो बताया गया, जिस पार्टी का वहां पे रूल था, उसने ये कहा कि वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, वहां तो यूनिकैमरल है, मतलब एक ही विधानसभा है, और अभी चुनाव होने वाले भी नहीं है, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्राइसिस आ जाएगी, इसलिए उसको बदला गया। तो इससे ही मैंने ये क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा भी सकता है कि कोई भी मिनिस्टर, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, वो कितने दिनों तक बिना विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा कर लीजिए, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कर लीजिए, लेजिस्लेचर के मेंबर बिना बने हुए कितने दिनों तक वो जो है मंत्री रह सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 164(4) जो है स्टेट के लिए है, इसी तरह सेंटर के लिए भी है। दोनों में एक ही बात ही कही गई है कि 6 महीना, मतलब कि 6 महीने तक जो है कोई भी मंत्री रह सकता है बिना लेजिस्लेचर का मेंबर रहे हुए, लेकिन उसके 6 महीने के अंदर उसको चुनाव लड़ करके जीतना होगा। तो इसलिए सही आंसर है इसमें 6 मंथ, बी। सॉरी, ये कलर पे मत जाइएगा, कलर मैंने चेंज नहीं किया है। Which recent state election in India reflected the Duverger law? Duverger law क्या कहता है कि FPTP heavily punish third party, और इसके चलते क्या होता है कि लॉन्ग रन जहां भी FPTP इलेक्ट्रल सिस्टम होता है वहां पे 2 पार्टी सिस्टम आ जाती है। डुवर्जर लॉ ये कहता है। तो अभी हाल में एक स्टेट इलेक्शन ने इस लॉ को एकदम बिल्कुल साबित कर दिया। वो कौन सा स्टेट था? क्या वो वेस्ट बंगाल था, असम का इलेक्शन था, तमिलनाडु का था, केरला का था? तो सही आंसर है वेस्ट बंगाल। कैसे? आप देखिए, वहां पे एक बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी थी, लेफ्ट और कांग्रेस। लेफ्ट ने वहां 34 साल तक शासन किया था, उसके पहले दशकों तक जो है कांग्रेस का शासन था। दोनों ने मिलकर 50 साल वेस्ट बंगाल पे शासन किया है, दोनों मिलकर अलायंस बनाए, और उनको पता है 0 सीट मिला, जबकि उनको मतलब कि बहुत स्ट्रांग एक समय में थी, और उनको काफी पिछले बार जो है उसको 16-17% वोट मिले हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? डुवर्जर लॉ के अनुसार जो है पीपल ने वेस्ट बंगाल में स्ट्रैटेजिक वोटिंग की, वहां लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। तो उन्होंने ये देखा कि बीजेपी को हराने के लिए तृणमूल ही सक्षम है, तो उन्होंने सारे वोट जो थे कांग्रेस और लेफ्ट के सपोर्टर ने अपना वोट जो है वो तृणमूल को दे दिया। तो ये आंसर है ए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी के इलेक्शन में ऐसा हुआ। यहाँ पे डुवर्जर लॉ को भी आप याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक करंट इवेंट का पॉलिटी क्वेश्चन है कि अभी आपको पता है कि हाल में ही 1 साल लगभग हुए हैं, आर्टिकल 370 को जो है रिपील कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया, या कहिए एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। अब उसको जो हटाया गया, ये क्वेश्चन पूछता है कि वो किस मेथड से हटाया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म लाया गया। क्या प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया, अभी जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 123 के तहत, या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने, दोनों हाउस ने, जो मैंने अभी आपको बताया स्पेशल मेजोरिटी से होती है, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया जो कि एक रिजोल्यूशन बस पास कर दिया बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और उसके पहले प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया, या कोई एक स्पेशल एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने जिसको प्रेसिडेंट ने एसेंट किया, जो जैसे भी एक्ट बनते हैं। तो सही आंसर है इसमें सी। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा डिटेल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे किया गया। आर्टिकल 370 में ही ये प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट जो है इसको मतलब कि इस कंडीशन को या इस आर्टिकल का जो प्रोविजन है उसको रिवोक कर सकता है यदि उसको जो वहां का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू कश्मीर का, वो एक रिजोल्यूशन पास कर दे। तो अब जम्मू कश्मीर में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही नहीं, वो तो गायब हो चुकी है, कभी नहीं थी, उसको खत्म कर दिया गया। तो एक पहले चेंज किया प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट को पावर थी कि आर्टिकल 370 में जो प्रोविजंस उसको चेंज कर सकता है। तो उन्होंने ये चेंज कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएनके के बजाय वर्ड लिखा जाए उसका जो लेजिस्लेचर है, जो हाउस है। अब वहां तो लेजिस्लेचर भी नहीं थे क्योंकि वो सस्पेंशन में था, वहां गवर्नर थे। तो इसको माना गया कि वहां के लेजिस्लेचर जो को रिप्रेजेंट गवर्नर करता है, इसलिए वो गवर्नर उसको रिकमेंड कर रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट जो है उसको रिपील कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट ने उसको रिपील कर दिया। और बाद में चूंकि
वहां का लेजिस्लेचर सस्पेंडेड था, तो इंडियन पार्लियामेंट ही उसका लेजिस्लेचर का भी काम करती है जब सस्पेंडेड होता है। तो वो रिजोल्यूशन आर्टिकल 370 को हटाने का वो दोनों हाउस ने जल्दी जल्दी 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को पास कर दिया। और इस तरह से तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉलोड बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और दोनों हाउस ने क्या रिजोल्यूशन पास किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप इसको रिपील कर दो, और प्रेसिडेंट ने तो पहले ही उसको रिपील का ऑर्डर निकाल ही दिया था। इस तरह से हुई। ऑफ कोर्स आपको एक चीज और बता दें कि ये सारा मामला चूंकि इस तरह से किया गया, इस पे काफी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी उठे हैं, उसके वैलिडिटी पे तो बहुत सारे लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर के हैं, जो अपोजिशन पार्टी के, वो कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पे डिसाइड करेगी कि क्या इस तरह से आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है कि नहीं। ये अभी विचाराधीन है, सब जुडिस है ये। सॉरी कि मैंने आपको इतना ज्यादा बताया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। विच पार्टी डिस्पाइट गेटिंग थर्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ वोट अक्रॉस द कंट्री इन 2014 जनरल इलेक्शन डिड नॉट विन इवन ए सिंगल सीट। ये भी एक जो है डुवर्जर लॉ का ही परिणाम है कि एक पर्टिकुलर पार्टी थी जो पूरे इंडिया में आफ्टर कांग्रेस और बीजेपी जो है सबसे ज्यादा जो है जिसको वोट मिला, लेकिन सीट मिला क्या, 0। तो वो पार्टी कौन थी, टीडीपी, टीएमसी, एनसीपी, बीएसपी। वो बीएसपी थी, उसको जो है 0 सीट मिला 2014 में, क्योंकि वही होती है स्ट्रेटजिक वोटिंग लोग करते हैं। विच इज द लास्ट इंडियन स्टेट टू बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये भी रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, आप पूरा पढ़ लीजिए। इस पे बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, कैसे कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आप 10-15 मिनट में देख सकते हैं, और एक दो बार देखने से आप उसको याद हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन स्टेट जो है वो भाषा के आधार पे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें अंतिम हुआ, उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन हुए हैं या नए स्टेट बने वो भाषा के आधार पे नहीं बने हैं। तो वो सही आंसर क्या है, तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। सही है पंजाब। 1966 में पंजाब जो है उसको, पंजाब स्टेट तो था लेकिन वो पंजाबी बोलने वालों का स्टेट नहीं था, भाषा के आधार पे नहीं था। तो उसको भाषा के आधार पे क्या किया गया 96 में कि पंजाब को काट करके हरियाणा अलग कर दिया गया, जो हिंदी भाषी पंजाब था तो वो हरियाणा बन गया, जो पंजाबी भाषी पंजाब था वो पंजाब रह गया, और उसको थोड़ा सा और एरिया काट के जो है चंडीगढ़, तो 3 बना दिया गया। यहाँ मैंने लिखा है 3 से निकले, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। भाषा के आधार पे हुआ, कुछ पोर्शन काट करके जो हिमाचल प्रदेश को भी दिया गया था उस समय में। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट इंडिया में पहला स्टेट था जो कि भाषा के आधार पर बना। पंजाब लास्ट और पहला था आंध्र प्रदेश, और ये 1953 में ही बन गया था। मैं डेट मेमोरी से बोल रहा हूं, लेकिन 53 में ही बन गया था, क्योंकि वहां पे एक श्रीमालू जो है, नाम में फिर मतलब श्री पाटू श्रीमालू उनका नाम था, जो कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी कई दिन तक फास्ट रखने के बाद। वो एक कांग्रेसी सत्याग्रही थे, गांधीयन थे, उनके डेथ से जो है इतना बड़ा बबेला मचा कि आंध्र प्रदेश स्टेट को जो है बनाना पड़ा, भाषा के आधार पे उसको जो है मैसूर से अलग किया गया। तो आंध्र प्रदेश के बाद जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी, उसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। 1956 में जो है स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन बाद में स्टेट धीरे 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 और बढ़ते गए और वो अभी जो है 29 स्टेट हो गए हैं। लेकिन पंजाब वॉज द लास्ट स्टेट विच वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। विच रीजनल पार्टी, विच, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज ये है, विच पार्टी बिकेम सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन 8th लोकसभा विथ 30 सीट। अब देखिए कितना आर्बिट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने यूजीसी नेट से लिया है, लेकिन ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जिस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको पता है कि कांग्रेस को 415 सीट मिल गए थे, अब उस समय बीजेपी को 2 सीट मिले थे। तो एक पार्टी, रीजनल पार्टी ऐसी उभर के आई कि उसको 30 सीट मिल गया और वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन गई। तो वो थी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो एकदम एक नई पार्टी थी। ये एन टी रामाराव जो एक एक्टर होते थे, उन्होंने इसको बनाया था। भाषा के आधार पर एक पार्टी बनी थी कि तेलुगु के प्रतिष्ठा को लेकर उसने 30 सीट जीत लिया। और बीजेपी समझिए इतनी बड़ी पार्टी होते हुए 2 सीट जीती थी, 2 सीट से बीजेपी आज कहाँ है आप देख सकते हैं। Who of the following constitute the electoral college to elect president of India? President of India को कौन elect करता है, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इसको पढ़ लीजिए।
इसमें सही जो है, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, अब चूंकि टाइम काफी हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी में इसको बोल रहा हूं। सी इसका सही है। इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो नहीं कर सकते पार्लियामेंट के, और जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली है केवल, कई राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बाई कैमेरियल है, दो है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही 5 स्टेट में, आगे वाला क्वेश्चन भी है, इन 5 स्टेट में जो है ना विधान परिषद भी है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जो है बाई कैमेरियल, मतलब बाई कैमेरियल मतलब क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद, तो ये यहाँ पे है। तो यहाँ तो इसमें विधान परिषद के मेंबर जो है वो नहीं भाग ले सकते इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, केवल विधानसभा के मेंबर ले सकते हैं, और जो केंद्र में जो पार्लियामेंट है उसके भी केवल इलेक्टेड मेंबर ले सकते हैं, इसलिए सही आंसर है सी। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो वो बहुत सिंपल है, वो है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि इसमें से किस स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि एक ही हाउस है, जो विधानसभा है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वहां काउंसिल नहीं, तो इसमें से जो नहीं होगा वो यहाँ सही होगा। आप देखिए आंध्र प्रदेश तो है वहां, उसमें गुजरात वहां नहीं है, इसलिए गुजरात सही आंसर है बी। बाकी कर्नाटका, उत्तर प्रदेश तो इसमें है, इसलिए ही आंसर है बी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। टिल डेट हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, कितनी बार अमेंड किया गया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। 101 बार, 102 बार, 103 बार, 104 बार, इनफैक्ट 104 बार किया गया। अभी हाल में जो है 2020 में लास्ट अमेंडमेंट 104 1/4 किया गया है, जिसमें कि रिजर्वेशन SC ST के लिए 10 साल से और बढ़ाया गया है, 60 से 70 या 70 से 80 साल जो भी किया गया हो। और इसके अलावा 2 मेंबर एंग्लो इंडियन जो है वो राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा में, पहले लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर थे, 2 नॉमिनेटेड मेंबर, उसको इन्होंने हटा दिया, वो सही भी किया, क्यों एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाए, तो अब 543 के 543 इलेक्टेड मेंबर होंगे। तो ये 104 1/4 अमेंडमेंट। 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे EWS को जो है 10% जो रिजर्वेशन दिया गया वो इसी अमेंडमेंट से दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, ये भी ऐसा है कि इस थ्रेड को पकड़ के आप बहुत सारे अमेंडमेंट, कम से कम जो है 15-20 अमेंडमेंट याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अमेंडमेंट है, यहाँ सब्जेक्ट है। फर्स्ट अमेंडमेंट है उस, वो क्या कौन से सब्जेक्ट से, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट नेहरू जी लेकर के आए थे जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कुछ ही महीने के बाद। उसमें उन्होंने 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया था, एक नया शेड्यूल उसमें घुसाया था, जिसमें कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए सारे लॉ को उसके अंदर डाल दिया। उसमें ये प्रोविजन कर दिया कि 9th शेड्यूल जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी के बाहर रहेगा। बाद में 9th शेड्यूल का बहुत मिसयूज हुआ, उसमें जो भी मर्जी हो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एक्ट डाल देती थी, मतलब लैंड रिफॉर्म के अलावा भी, और कहती थी कि ये जुडिशरी इसको नहीं देख सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक कर दिया, बोला नथिंग डूइंग, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, अब ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गई है। तो ये सब सारी बातें 9th शेड्यूल के बारे में जो अलग से क्वेश्चन बन जाती है। 61st अमेंडमेंट जो है वो क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग था, उसने राजीव गांधी ये लेकर के आए थे, उन्होंने वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया। आप में से कई लोगों को जो वोटिंग एज का फायदा मिला है वो 61st अमेंडमेंट से मिला है, राजीव गांधी के द्वारा किया गया। 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनता पार्टी जब आई थी तो उन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए सारे इमरजेंसी के दौरान जो चेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब को लगभग खत्म कर दिया, और एक और काम किया, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटा करके और लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया। एंड 42nd अमेंडमेंट तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, मैंने कई बार आपको बताया, इसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 1976 में इतने सारे चेंजेस किए कि कई लोग कहते हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया, लेकिन थैंकफुली 44th अमेंडमेंट ने उन सबको रिस्टोर कर दिया। तो उसमें उन्होंने जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी उन्होंने जो है जोड़ा था, जिसको कि 51A आर्टिकल के तहत लाया गया, फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटी। आइए अगेन एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन, में बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इसका रास्ता मैं कल आपको दिखा रहा हूं, आप इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के फैक्ट को थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ बुक्स हैं इंडियन पॉलिटी पे जो आपके सिलेबस में नहीं है और आपको पूछे जाते हैं।
आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली हैं, क्योंकि इसके कुछ जो आपके रीडिंग लिस्ट हैं उसमें दिए गए हैं, लेकिन वैसे आपको इन ऑथर्स को पढ़ना नहीं है। लेकिन पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि यूजीसी नेट में ये सिलेबस में है, वो पूछा जाता है और वहां से कॉपी पेस्ट करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, बिना मेहनत किए हुए जो क्वेश्चन सेट करना, लेकिन जानना चाहिए। तो चलिए लेट अस सी ये दोनों। और ये कोट भी जो है उसी टाइप के उन्हीं बुक से लिए गए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एग्जामिनेशन गाइड में ऐसे फैक्ट जुटाने की कोशिश की है बहुत मेहनत से, बस आपके लिए कि आपका कुछ काम आसान हो जाए उसके लिए। तो लेट अस सी ये बुक जो है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। ये तो आपको गवर्नेबिलिटी देखते ही कि गवर्निंग क्राइसिस जो इंडिया में हुआ, अतुल कोहली याद आना चाहिए, इन्होंने अतुल कोहली ने लिखा है। रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है क्रिस्टोफर जेफर्लेट ने लिखा है। इसके कुछ पोर्शन जो है कास्ट इन इंडिया में आपको मैंने पढ़ाया भी है। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस पे पॉल ब्रास ने काफी डिटेल में इसमें एनालिसिस किया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तो धन का प्रतीक होता है। बेसिकली ये जो है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट पे बुक है, कैची केवल उन्होंने रखा है। ये दोनों जो स्पॉज हैं, लॉयड एंड सुजाने रुडोल्फ, इन्होंने लिखा है। तो ये एक मैचिंग है। ऐसे कई आपको किताब कम से कम 15-20 जानने चाहिए। अब यहाँ पे है, इन्हीं ऑथर्स ने बहुत सारे ने इंडियन पॉलिटी को कुछ कुछ कहा है, तो वो कोट बन गए हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एज बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कहा गया था कि बुलॉक कार्ट है और कैपिटलिज्म भी है, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। तो ये जो है लॉयड एंड सुजाने रुडोल्फ ने कहा। इंडियन फेडरलिज्म एज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म, एक तरह का बार्गेनिंग है स्टेट और सेंटर के बीच में। स्टेट कहता है हमको ये पैकेज दो और ये दो, लाइक दैट। तो ये जो है मॉरिस जोन्स ने कहा, जिन्होंने कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस का भी कॉन्सेप्ट दिया है कांग्रेस के बारे में, जहां की रजनी कोठारी ने उसको द कांग्रेस सिस्टम कहा। देन इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, बिकॉज गरीब हैं, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी है, मतलब यहां से लो वहां दो, काइंड ऑफ द, ये मैरन वेनर ने कहा है। और इंडियन स्टेट एज इंटरचेंजेबली वीक एंड कैप्चर्ड, तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में दिया है। कैप्चर्ड स्टेट क्या होता है? जिसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए वो काम करने लगता है। जैसे लोग आरोप लगाते हैं ना कि सरकार जो है वो कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है, तो उसी को कैप्चर्ड स्टेट बोलते हैं। जब स्टेट अपनी ऑटोनॉमी लूज करने लगता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, हो सकता है वो फार्मर्स के दबाव में काम करने लगे, जो अमीर फार्मर हैं, मतलब इसको रॉन्ग सेंस में ही यूज किया जाता है, या मान लीजिए क्रोनिंग कैपिटलिज्म कहा जाता है, या यो ब्यूरोक्रेट जो है उसके इंटरेस्ट में काम करने लगे, उसको ब्यूरोक्रेट ने कैप्चर कर रखा हो, तो इसको कैप्चर्ड स्टेट बोलते हैं। तो वीक एंड कैप्चर्ड, ये अतुल कोहली ने कहा। तो इस तरह के कई कोट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं। वैसे इन सबको आप छोड़ भी सकते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360? हर जो इमरजेंसी है उसका कुछ टाइम लिमिट है। तो आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, 352 के तहत, आपको याद करवा रहा हूँ, नेशनल इमरजेंसी लगती है, 356 के तहत जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगती है। सबके अपने अपने पीरियड हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी केवल एक बार इंदिरा गांधी ने लगाया है, और स्टेट इमरजेंसी जो है आर्टिकल 356 सैकड़ों बार लगी है। अब यह है कि आर्टिकल 360 के तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो कितने समय के लगती है? इसका सही आंसर है कोई टाइम लिमिट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, चूंकि अभी तक लगा भी नहीं है, तो वो जब तक ना हटाया जाए तब तक रहेगी, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, इंडिफिनिट। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है? ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको अभी हेड कौन कर रहे हैं? और मैं श्योर हूं कि इसमें से बहुत लोगों का, आप यदि इसको मैं हटा दूं तो आपको पता भी नहीं होगा ये जेंटल। आपको क्या पता है कि जीसी मुर्मू कौन है? आप में से कई जो अभी सुन रहे होंगे आप बोलेंगे पता नहीं कौन है। इवन आपको जो है हरिवंश नारायण सिंह यदि मैं बोलूं तो आप बोलेंगे पता नहीं कौन है। पिनाकी चंद्र घोष पता नहीं कौन है। तो जबकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। प्लीज सी, पिनाकी चंद्र घोष इंडिया के लोकपाल हैं, जिसके लिए अन्ना मूवमेंट हुआ, इतने आप भी विचलित हुए होंगे। वो पहले लोकपाल इंडिया के, उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये अनफॉर्चुनेट है कि कोई उनको नहीं जानता, क्योंकि लोकपाल अभी एक तरह से सुप्ता अवस्था में है, मतलब कि डॉर्मेंट है, वो अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं है। जीसी मुर्मू जो है इंडिया के सीएजी हैं, इतना बड़ा अथॉरिटी जिसके की सील मोहर प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से अपॉइंटमेंट होता है अपने वारंट से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
एंड एन वी रमन्ना, मैंने बताया ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ही समय पहले बने हैं। और हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का क्या मतलब है? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन ए ऑफिस यू बिकम समथिंग एल्स। जैसे कोई भी आदमी यदि वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो अपने आप वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। वहां स्पीकर नहीं बोलते, वहां चेयरमैन बोलते हैं। लोकसभा में उसी को स्पीकर बोलते हैं। तो लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी बैठ करके राज्यसभा को चलाता नहीं है। उसको जो एक्चुअल चलाता है उसको डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, और वो इलेक्ट होता है। और वो अभी है हरिवंश नारायण सिंह। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको और भी जो कि सीवीसी कौन है, मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर कौन है, सीसी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब याद कर लीजिए। विच SCI मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज इज क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड PIL। PIL आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिससे कि जुडिशियल एक्टिविज्म आई इंडिया में। तो इसमें से कौन जज जो हैं वो उसके इनिशिएटर या प्रमोटर माने जाते हैं PIL मूवमेंट के? क्या भगवती थे, या जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, या जस्टिस चंद्रचूड़ थे? तो ये दोनों ही जस्टिस जो है इसके जनक माने जाते हैं, इसलिए सही आंसर है सी। अब यहाँ पे एक दूसरा भी थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, प्लीज अलाउ मी। YB चंद्रचूड़ जो है वो चीफ जस्टिस थे इंडिया के। उनका उनका जो सन है वो DY चंद्रचूड़, वो अभी जो है जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और काफी इंटरेस्टिंग जो है वो जजमेंट देने के लिए जाने जाते हैं, और उनकी जजमेंट आती रहती है न्यूज में। तो ये देखिए कि एक सन है और एक फादर है, दोनों ही जो है जज बने सुप्रीम कोर्ट के, ये बड़ी बात है। विच आर्टिकल विटनेस मैक्सिमम जुडिशियल एक्टिविज्म? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल उसको रिप्रेजेंट करता है जुडिशियल एक्टिविज्म को। क्या वो 32 है जिसके तहत कि आप रिट पिटिशन दायर करते हैं आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट मतलब हैबिया कॉर्पस, मंडोमस एंड क्यू वारंट एंड अदर्स। या आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, राइट 25 है आर्टिकल जो कि राइट टू रिलीजन है, या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। सही आंसर है राइट टू लाइफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी पे सबसे अधिक जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का असर पड़ा है, कि राइट टू लाइफ को एक्टिविज्म के तहत, जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू वर्क एंड मेनी मेनी अदर राइट के, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और बहुत सारे राइट में जो है एक्सटेंड कर दिया गया है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, इसलिए राइट टू लाइफ। Which of these constitutional posts does not require removal by impeachment procedure? आपको पता है कि प्रेसिडेंट को और जज को भी इम्पीचमेंट से हटाया जाता है, लेकिन कुछ ऑथोरिटी ऐसे हैं इसके लिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है इसमें से कौन इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं हटाया जाता है? जजेस को बिल्कुल हटाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उसी के थ्रू हटाया जा सकता है, CAG को भी उसी के थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू, लेकिन UPSC चेयरमैन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए सही आंसर है डी। आपको पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट, सबके लिए इम्पीचमेंट यूज नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो इम्पीचमेंट हटाना पड़ेगा जैसे जज को हटाते हैं, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर दो और हैं उनको इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। वो यदि रिकमेंड कर दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक राज्यसभा यदि रिजोल्यूशन पास कर दे वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, और लोकसभा भी उसको मान ले, तो वो हट जाता है। लॉ टू बैन ट्रिपल तलाक इन इंडिया इज ऑफिशियली नेम्ड। मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिशियल लॉ का नेम आपको जानना चाहिए, बहुत पॉपुलर या इंपॉर्टेंट लॉ का, नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो जैसे ट्रिपल तलाक बिल जो है एक्ट बदल गया, अब इंडिया में कोई मुस्लिम लेडी को कोई हस्बैंड जो है वो तलाक 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 कह के जो तलाक नहीं दे सकता है। तो इसका नाम क्या है इसका? क्या ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट है, या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट है, या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है, या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन ट्रिपल डाइवोर्स एक्ट है? कंफ्यूज कर सकते हैं आप। इनफैक्ट सही आंसर है बी, पढ़ लीजिएगा। द सिक्स गॉट स्पेशल इलेक्टोरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? अब देखिए, ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में जब ब्रिटिश राज था तो उस समय में हर 10-10 साल पे जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाते थे। उसको
पहले तो काउंसिल एक्ट बोलते थे, काउंसिल एक्ट 1861, फिर काउंसिल एक्ट 1892, फिर उसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहने लगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, और फिर बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में उन्होंने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें जिसके अधिकतर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी बने हुए हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था उसमें सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। आपको पता है कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट पहले इंडिया में दिया गया, फिर बाद में सिख और बहुत सारे कम्युनिटी को दिया गया, और फिर जो है 1935 एक्ट में जो है दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने का फैसला ले लिया गया था, लेकिन गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए, अंबेडकर जी को पूरा पैक्ट करना पड़ा, बहुत गुस्सा भी हुए, उसके चलते जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हुआ, दलितों का ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहा, लेकिन दलितों को रिजर्वेशन मिला उसी के एवज में। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिख को किस से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। सही आंसर है सी। और सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या था, मतलब उसमें यह होता था कि एक कंस्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए दिल्ली। अब दिल्ली में जो है हिंदू अलग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और मुस्लिम अलग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं, मतलब इलेक्टोरेट ही बच गया। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बोलते हैं जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन है कि ये ऐसे ऐसे होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। सीएजी, सीईसी, यूपीएससी, नीति आयोग। तो इसमें से आपको अब तक तो पता लग गया होगा इसी डिस्कशन से जो अभी 1 घंटे से आप सुन रहे हैं कि सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आर्टिकल 148 के इसमें है, सीईसी जो है क्योंकि आर्टिकल 324 में लिखा गया है, यूपीएससी आर्टिकल 317 में लिखा गया है। तो एक ही बच जाता है नीति आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यहाँ इंटरेस्टिंग आपको ये जानना चाहिए कि जो इसका जो पुराना अवतार था, इनफैक्ट नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का न्यू अवतार है। जो प्लानिंग कमीशन खुद ही जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, वो एक जस्ट कैबिनेट के रिजोल्यूशन से कैबिनेट बैठी और हो गया कि प्लानिंग कमीशन को बनाया जाएगा। उसी तरह से नीति आयोग भी जो है कैबिनेट के रिजोल्यूशन से प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, नीति आयोग को बना दिया गया। तो ना तो प्लानिंग कमीशन और ना ही नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इसको काफी क्वेश्चन इस पे पूछते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कि इसमें से कौन एक बहुत टॉप लीडर इंडिया के पंचायती राज व्यवस्था के अगेंस्ट थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखना चाहिए। क्या वो नेहरू जी थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे? एक्चुअल में अंबेडकर थे। सही आंसर है सी। और ऐसा क्यों था? अंबेडकर जी ने एक्सप्लेन किया। उनका कहना था कि गांव जो है वो कास्ट सिस्टम का डेन है, वहां सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम का बोलबाला है, तो इसलिए पंचायती राज में क्या होगा, फिर दलितों को नीचे दबाया जाएगा, जो पिछड़ी जातियां हैं उनको राइट्स नहीं मिलेगा और वो कास्ट पॉलिटिक्स में बदल जाएगा, इसलिए वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हिमायती नहीं थे। विच ऑफ दीज नेम्स गिवन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने हम लोग के जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस हमारे देश को क्या कहता है, किस नाम से जो है कॉन्स्टिट्यूशनली पुकारता है? क्या वो इंडिया कहता है, क्या वो भारत कहता है, क्या हिंदुस्तान कहता है, क्या बोथ ए एंड बी, मतलब इंडिया और भारत कहता है, या तीनों इंडिया भारत हिंदुस्तान कहता है? सही जवाब है बोथ ए एंड बी। आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है इंडिया विच इज भारत, या भारत विच इज इंडिया व्हाटसोएवर। तो ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट होगा, मतलब कि हम दो नाम से कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को पुकारता है, वो है इंडिया और भारत। अभी इस पे विवाद होता है कि इंडिया वर्सेस भारत। कुछ लोग कहते हैं इंडिया मतलब जो शहरी इंडिया है, जो नेट पे है, जो नेटफ्लिक्स देखता है, जो अमेजन प्राइम देखता है, जो पॉपकॉर्न खाता है, मूवी जाता है पीवीआर में, और एक भारत है जो गांव में रहता है, जो अभी भी बैलगाड़ी पे है, जो शौच के लिए जहां लोग बाहर जाते हैं, वो भारत है, गांव में बसता है, सेमी अर्बन एरिया, और इंडिया जो शहरों में बसता है। इंडिया वर्सेस बाहर भारत, दो भारत जो है बन रहे हैं, काफी लोग ये कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच इज द परसेंटेज फिक्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? या सेंटर में भी यही हाल है, सेम रूल है। मतलब मान लीजिए आपको सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने हैं, प्राइम मिनिस्टर को मैक्सिमम कितने मिनिस्टर वो बना सकता है? एक चीफ मिनिस्टर को अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना मैक्सिमम कितना बना सकता है? उसका ऐसा नहीं कितना भी बना लेगा। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट लाया गया, 91st अमेंडमेंट। उसमें ये कहा गया कि मैक्सिमम जो आप मिनिस्टर बना सकते हो, जो आपका पॉपुलर हाउस है, मतलब विधानसभा जैसे है या लोकसभा, उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता। ऐसे मान लो कि 500 मान लीजिए मेंबर हैं, लोकसभा में 543 हैं, तो इसका 15% करीब जो है 75 हुआ, तो इतने मिनिस्टर जो है हो सकते हैं। तो ये आंसर है सी, 15%।
विच इंडियन स्टेट वाज फर्स्ट टू, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन है कि ये 91st अमेंडमेंट से लाया गया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। विच इंडियन स्टेट वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्या ये एमपी था, एपी था? यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि बहुत सारे स्टेट ने बहुत लीड लिया इंडिया में। जैसे महाराष्ट्र ने पहली बार जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लाया, तो वेस्ट बंगाल ने जो है बहुत सारा लैंड रिफॉर्म जो है सेंटर से पहले वहां पे किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। महाराष्ट्र ने पहले ही जो है लोकायुक्ता नियुक्त कर दिया, इससे पहले कि इंडिया में लोकपाल हो। आरटीआई भी बहुत सारे स्टेट पहले सेंटर से पहले अपने यहाँ लेकर के आ गए। तो ऐसा इसलिए होता है कि स्टेट एक अलग व्यवस्था से चलती है और कई लोग वहां पे बहुत रिफॉर्मिस्ट होते हैं जो कि, और सेंटर तो पूरे देश के लिए लाना पड़ता है, तो काफी उसमें सोच विचार करनी पड़ती है, लेकिन स्टेट क्विकली जो है कुछ रिफॉर्म ला सकता है पॉलिटी में। तो इसका सही आंसर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो सबसे पहले जो लाया वो राजस्थान में नागौर में लाया गया था 1959 में। नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। अब फाइनली चूंकि इतने सारे इसके रेंज हैं, तो मुझे लगा कि आपको ये भी गाइड करना चाहिए कि इस सेगमेंट का प्रिपरेशन आप कैसे करें। चाहे आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, या एमए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, एक तो आप बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे आप पढ़ सकते हैं, वैसे ही बहुत ही बृहद एक्सरसाइज है क्योंकि बुक बहुत विशाल होता है। और एमए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता है पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ यूजीसी नेट के लिए आपको पढ़ सकते हैं। उसमें डीडी बसु की बुक बहुत अच्छी मुझे लगती है। लक्ष्मीकांत ने सिविल सर्विसेज के लिए लिखा है, थोड़ी सी छिछली बुक है, लेकिन ठीक है फिर भी आप पढ़ सकते हैं। काफी मतलब ये कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने काफी मेहनत कंपटीशन के हिसाब से की है। लेकिन मैं जो सबसे अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है कि नेट पे जाइए, फ्री पीडीएफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डाउनलोड कर लीजिए, और आराम से एक से लेकर के 400-500 उसमें आर्टिकल है। ऐसे कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल तो ऐसे ही हैं, आप एक बार पढ़ जाइए। और उसमें से मतलब 25 आर्टिकल को गौर से पढ़ जाइए। आर्टिकल में ही सब कुछ लिखा हुआ है, जितनी बातें मैंने आपको बताई है सब आर्टिकल से निकल के आती हैं। देन प्रिपेयर टॉपिक वाइज फैक्ट शीट और नोट आप बना लीजिए। जैसे कि आप शेड्यूल का तो एक पेज लीजिए, उसमें लिखिए 12 शेड्यूल और उसके क्या टॉपिक हैं। पार्ट्स, इसमें 25 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बना लीजिए, एक नोट टेबल बना लीजिए। टेबल में लिखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए इस साइड में आर्टिकल 1 में क्या है। जैसे आर्टिकल 148 में सीएजी, 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा एक टेबल बना लीजिए। 15-20-25 आर्टिकल का, उससे अधिक की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट 15-20 टेबल बना लीजिए कि ये जो है इधर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, तो सिक्स्थ अमेंडमेंट मान लीजिए, और इसमें क्या उसके सब्जेक्ट थे, क्या इफेक्ट हुआ। कमीशन कमिटी 15-20 का बना, सबका फैक्ट शीट बना लीजिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, बुक ऑथर, कोर्ट, जीके ट्रिविया। तो यह सब बनाइए, बनाना चाहिए आपको। एंड उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। जो ढेर सारे जेएनयूई के 3 साल के क्वेश्चन, डीयूटी के 3 साल, यूजीसी नेट के कम से कम 8-10 साल के देख लीजिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन वहां से कॉपी किए आते हैं, नेट पे अवेलेबल है, देख लीजिए। और यही सब काम हमने आपके लिए किया है कि आपका मेहनत बचे। और चूंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मतलब आप एक बहुत अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन प्रिपेयर करें, तो मैंने जितनी मेहनत इस गाइड को बनाने में की है, उतनी मेहनत किसी भी गाइड में अभी तक नहीं की है। मैं करीब 8 महीने से गाइड आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, पिछले करीब 1.5 महीने से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इस तरह के सारे शीट मैंने बनाए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने जो फैक्ट शीट उसमें बनाए हैं वो कम से कम मुझे लगता है कि 30 या 40 या उससे भी ज्यादा फैक्ट शीट है। तो ये है। और क्वेश्चन मैंने 500 क्वेश्चन जो है उसमें जुटाने की कोशिश की है 5 सैंपल पेपर में। इसी तरह के क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी रिलीज करेंगे, मे बी इन वीक और सो, मतलब बिफोर 15 जुलाई मेरा एम है कि उसको लागू करें। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मुझे भरपूर आशा है कि आप इससे बहुत इंफॉर्मेशन आपने लिया होगा, कई थ्रेड आपने पिक किए होंगे, कई एडिशनल क्वेश्चन आपके दिमाग में बज कर रहा होगा, और प्रिपरेशन करने के लिए आप प्रेरित हो रहे होंगे, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज भी मिला होगा। बहुत चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पे। तो ठीक है, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए वो इस इतने मेहनत पे भी इस चैनल का उतना नहीं है। तो आपकी दायित्व बनती है कि आप इसको शेयर करें और लोगों को प्रेरित करें, बताएं।
यदि आप आउटगोइंग स्टूडेंट हैं तो अपने आने वाले स्टूडेंट को बताएं, शेयर करें कि ये एक एफर्ट है एक क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने की। और लेकिन इन सब से अधिक इंपॉर्टेंट है कि इस पैंडेमिक टाइम में प्लीज बी सेफ, प्रिकॉशन लीजिए, वैक्सीन लीजिए और सेफ रहिए और सेफ रखिए, और जो फैमिली डिवास्टेट हुए हैं उसको मदद कीजिए ह्यूमैनिटी के नाते। ओके बाय, गुड विशेस।